प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग रीतिकालीन काव्य जो है में केशवदास के बारे में एवं उनके काव्यों के बारे में पढ़ा। रीतिकाल का जो समय है, जैसा कि आपको पहले ही बताया था मैंने, रीतिकाल 1700 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक का समय जो है वह रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल की जो है 3 धाराएं हमें देखने को मिलती है। एक तो रीतिबद्ध काव्य धारा, जिससे केशवदास, मतीराम, पद्माकर, देव आदि कवि जुड़े हुए हैं। दूसरी धारा रीतिसिद्ध काव्य धारा है, जिसके सर्वाधिक प्रमुख कवि के रूप में जो है केशवदास को जाना जाता है। और तीसरी रीतिमुक्त काव्य धारा, जिसके साथ घनानंद, आलम, ठाकुर आदि कवि जुड़े हुए हैं। आज हम लोग रीतिसिद्ध काव्य धारा एवं बिहारी दास के काव्य की व्याख्या से पहले बिहारी दास के बारे में एवं रीतिसिद्ध काव्य धारा के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, रीतिकाल के सर्वप्रमुख कवि बिहारी की विशेषताओं को स्वतंत्र चर्चा करने के लिए आचार्य मिश्र ने इस काव्य परंपरा को रीतिसिद्ध काव्य नाम दिया। उनका मानना है कि इन्होंने रीति की सारी परंपरा सिद्ध कर ली थी, अर्थात रचनाएं जिन्होंने रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल ही की है, पर लक्षण ग्रंथ प्रस्तुत न करके स्वतंत्र रूप से अपनी रचनाएं रची हैं। आचार्य शुक्ल ने मूलतः रीतिकालीन कवियों को 2 वर्गों में विभाजित किया। प्रथम और प्रमुख वर्ग लक्षण ग्रंथकारों को रखा, जिनकी संख्या 57 है। दूसरे वर्ग के कवियों को फुटकर, श्रृंगारपरक, पदकार या अन्य प्रकार की रचना करने वाला माना। वास्तव में बिहारी इसी वर्ग में आते हैं। रीतिसिद्ध कवियों को आचार्य या कवि शिक्षक बनने की अभिलाषा नहीं थी। इन्होंने अपने काव्य कौशल के प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दिया। इनमें स्वानुभूति की प्रधानता मिलती है, जिसे अलंकृत शैली में प्रस्तुत किया गया है। यूँ तो संपूर्ण रीति काव्य मुक्तक शैली में निर्मित हुआ है, किंतु रीतिसिद्ध कवियों ने संस्कृत, प्राकृत आदि की मुक्तक परंपरा से सीधे प्रभाव ग्रहण किया है। ये कवि विद्यापति, चंडीदास, सूरदास, रहीम, तुलसीदास आदि भाषा कवियों से भी प्रेरित हुए हैं। इनकी काव्य दृष्टि तत्कालीन सामंती परिवेश से ही निर्मित है, इसलिए इन पर फारसी काव्य का भी प्रभाव पाया जाता है। रीतिसिद्ध काव्य यद्यपि विलास प्रधान है, फलतः उसके केंद्र में नारी का रूपाकर्षण प्रमुख है। फिर भी उसका क्षेत्र
रीतिबद्ध की अपेक्षा विस्तृत है। इनमें श्रृंगार के साथ साथ भक्ति, प्रशस्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य और प्रकृति के आलंबन उद्दीपक रूपों का भी वर्णन प्राप्त होता है। बिहारी दास के बारे में बात करें तो बिहारी दास का जन्म 1606 ईस्वी के आसपास हुआ था। ये रीतिकाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कवि हैं, जिन्हें रीतिकाव्य के प्रतिनिधि कवि भी कहा जा सकता है। इन्होंने काव्यांग निरूपण नहीं किया, किंतु उनकी रचना में काव्य रीति रची बसी है। वे जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, जहां उनका अच्छा सम्मान था। बिहारी के यश का आधार सतसई है। इतना कम लिखकर इतना अधिक यश कम साहित्यकारों को मिला होगा। बिहारी सतसई की लोकप्रियता का यह हाल है कि इसकी 50 टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं और यह काम अभी बंद नहीं हुआ है। बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि हैं, यद्यपि उन्होंने भक्ति और नीति के भी मार्मिक दोहे रचे हैं। बिहारी के श्रृंगारी दोहे में सामंती जीवन का वैभव विलास ही नहीं चित्रित है, वे सामान्य गृहस्थ के दैनंदिन जीवन का भी सरस चित्र खींचते हैं। देवर, भाभी, जेठ, ननद, सास, पड़ोसिन, वैद्य, ज्योतिषी, खेत, बाग, सरोवर सबके संदर्भ में श्रृंगार के चित्र खींचते हैं। बिहारी का विषय सीमित है, लेकिन आधार पलक सीमित नहीं है। श्रृंगार अन्य प्रकार के मनोविकारों से टकराता नहीं, इसलिए संकीर्ण लगता है। बिहारी बहुज्ञ थे। उन्होंने अपनी विस्तृत जानकारी का उपयोग अपनी रचना में किया है। एकाध दोहे में उन्होंने सामंतों को ठीक मार्ग पर चलने या नीति के पालन का उपदेश भी दिया है। बिहारी अनुभवों के विधान से मुक्त भाव की व्यंजना करने में निपुण हैं। यह उनका प्रिय कौशल है। इसके लिए ये नायक नायिकाओं की चेष्टाओं का वर्णन निहायत सधे ढंग से करते हैं। इस बहुचर्चित दोहे में उनकी यह निपुणता देखी जा सकती है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौंह कहे भौवन हंसे दैन कहे नटी जाई। लेकिन बिहारी काव्य रूढ़ियों की सहायता से वस्तु व्यंजना के लिए चमत्कार दिखाने लगते हैं, तब वे केशवदास के बहुत समान लगते हैं। ऐसे दोहों की अतिशयोक्ति मार्मिकता नहीं उत्पन्न कर पाती, अविश्वास या विनोद की वस्तु बन जाती है। बिहारी के एकाध दोहे ऐसे भी हैं जो उनके अनुरागी चित्र की सहज अभिव्यक्ति है, जैसे सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हर्ष जान अजो बहे वा जमुना के तीर। लेकिन यह निरलंकृति बिहारी के यहाँ दुर्लभ है। वे मूलतः उस दरबारी विदग्धता के कवि हैं जो उस समय हिंदी और उर्दू दोनों के साहित्यों के समांताश्रित कवियों के यहाँ मिलती है। इनका एक ही काव्य ग्रंथ उपलब्ध है, किंतु उनके द्वारा इन्होंने जो कीर्ति अर्जित की वह किसी अन्य कवि द्वारा संभव नहीं हो सका। इनकी
सतसई मुक्तक का परंपरा की एक प्रतिनिधि रचना है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति की पूर्णता बिहारी की मुक्तक कविता को चरम उत्कर्ष तक पहुंचा देती है। बिहारी ने दोहा और सोरठा जैसे छोटे छंद में भी पूर्ण और सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। बिहारी ने मुक्तक काव्य की प्राचीन परंपरा का अनुसरण करते हुए अपने दोहों में श्रृंगार, भक्ति, नीति, वैराग्य, प्रशस्ति, हास्य, व्यंग सबका समावेश किया है, किंतु युगानुकूल उनमें श्रृंगार के विविध रूपों, नायक नायिका भेद, नक्सिक, षड ऋतु और 12 मासे का वर्णन अधिक है। इन्होंने प्रकृति का प्रयोग अनेक रूपों में किया है। बिहारी को कुछ विद्वान अलंकारवादी मानते हैं, क्योंकि इनके दोहों में कई अलंकारों का सहज विन्यास पाया जाता है, जो अलंकार प्रेषणीयता को ही बढ़ाने में ही सहयोगी सिद्ध होते हैं। कुछ लोग उन्हें शुद्ध रसवादी मानते हैं, क्योंकि बिहारी ने स्वयं सतसई के अंत में लिखा है, करी बिहारी सतसई भरी अनेक संवाद। डॉक्टर विजयन स्नातक ने इन्हें ध्वनिवादी सिद्ध करते हुए लिखा है, यदि इनके लक्ष्यों यानी दोहों की परीक्षा की जाए तो यह तथ्य और अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि रस ध्वनि के उदाहरणों की भरमार होने पर भी वे रस संप्रदाय के पोषक न होकर ध्वनि संप्रदाय के ही अनुगामी हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बिहारी ने सतसई की रचना अलंकारों के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए नहीं की। यदि ऐसा होता तो सभी अलंकारों का उसमें विधि प्रतिपादन होता। यदि उन्होंने श्रृंगार रस के भेद प्रभेदों और नायक नायिका भेद को दृष्टि में रखा होता तो उसी के सर्वांगों का निदर्शन होता। इन्होंने वर्ण वस्तु का आधार श्रृंगार को ही बनाया, पर उसमें भी नक्सिक परक रचना ज़्यादा है। वियोग पक्ष में पूर्वानुराग का वर्णन अधिक है। विरह वर्णन में जहाँ ये फारसी उर्दू के प्रभाव से मुक्त रहे हैं वहाँ स्वाभाविकता है, किंतु जहाँ विदेशी प्रभाव ज़्यादा है वहाँ ऊहात्मक कथन हास्यास्पद हो गए हैं। इनकी अनुभाव योजना की प्रशंसा आचार्य शुक्ल से लेकर आज तक के सभी समीक्षकों ने की है। राज प्रशस्ति की दृष्टि से बिहारी बहुत ही संयमित रहे हैं। बिहारी ने अपने आश्रयदाता मिर्जा राजा जयसिंह की युद्ध वीरता, दान वीरता, धर्म वीरता के साथ ही उनके रूप गुण की भी प्रशंसा की है। बिहारी की नीतिपरक उक्तियाँ मात्र सुक्तियाँ नहीं हैं, अपितु उनमें जीवनानुभवों का उपयोग सरस और व्यंजक शैली में किया गया है। हास्य व्यंग की उन्होंने समाज के रुग्ण पक्ष पर मार्मिक प्रहार किया है, जिसके लक्ष्य प्रायः ज्योतिषी, वैद्य, पौराणिक, घर जमाई आदि रहे हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने बिहारी को स्वच्छंद धारा में न रखकर अभिजात वर्ग में रखा है, जो प्रायः रीतिसिद्ध कवि वर्ग की है। इन्होंने बिहारी के मध्यम मार्गीय होने का प्रतिपादन करते हुए लिखा है, इनकी कविता न तो रीतिबद्ध कवियों की तरह पूर्णतः निर्वैयक्तिक है और न ही रीतिमुक्त कवियों की तरह वैयक्तिक ही, बल्कि इनमें दोनों तत्व घुले मिले हैं।